इधर दिख रहा है ये डायग्राम? सुनिए बेटा, चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई हमारे फिजिक्स का वैसे देखा जाए तो दूसरा चैप्टर है। लाइट के बाद नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई, है ना? आपकी क्लास 10th में ह्यूमन आई लाइट के बाद सेकंड चैप्टर है, जिसकी वेटेज लाइट के बराबर ही है ऑलमोस्ट, थोड़ी सी 1-2 नंबर लाइट से कम होगी, ठीक है? लेकिन इसकी ये इजी चैप्टर है ह्यूमन आई, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे ह्यूमन आई के बारे में। तो पहला टॉपिक ही बेटे ह्यूमन आई ही है, फर्स्ट टॉपिक आपका ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आपको पता है हमारी आंख। ह्यूमन आई इज अ सेंस ऑर्गन। हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे स्किन एक सेंस ऑर्गन है, ऐसे आंख भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, जिसकी मदद से हम अगल बगल की वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड, ब्यूटीफुल वर्ल्ड देख पाते हैं, अगल बगल की चीजें देख पाते हैं ह्यूमन आई की मदद से, हमारे आंख की मदद से। तो ह्यूमन आई के आपको एक तो याद रखना है, आपको क्या क्या याद रखना है, मेन बातें। पहली बात आपको याद रखनी है कि भाई जो आपको पता है आंख, हमारी 2 आंखें होती है, वो एक पूरी आई बॉल की शेप में होती है, स्फेयर जैसी शेप में होती है। उसका डायमीटर कितना होता है? ये ऐसा स्फेयर जैसा शेप है ह्यूमन आई का, इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है, अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है? यहां से शुरू होती है, कुछ इधर तक खत्म होगी आपके ब्रेन से थोड़ा सा पहले तक, यहाँ तक ह्यूमन आई आपका, इसका साइज होता है यहाँ तक, ठीक है? अबाउट 2.3 सेंटीमीटर नाप लेना स्केल पे, तो वो उतनी होती है, ठीक है ना? अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, इधर इधर के आसपास, ठीक है ना? अच्छा, तो सुनो, ध्यान ध्यान बोर्ड की तरफ। हाँ। अच्छा, सीरियस सीरियस। तो ह्यूमन आई के आपको पार्ट याद रखने हैं। सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया। सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया। ये जो अपर सरफेस आप देख रहे हो जो बाहर निकली हुई है, इसे कॉर्निया कहते हैं। आप अपनी आंख को बंद करके अगर हल्का सा इमेजिन करें, ऊपर कुछ उठा हुआ पोर्शन नजर आएगा आंख में, हल्का सा उठा हुआ पोर्शन नजर आएगा आंख में, है ना? तो दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। इट इज अ आउटर बल्जी सरफेस विच विच इज लाइक अ कॉन्वेक्स। ये एक जैसे कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ कॉन्वेक्स लेंस निकलता है ना, ऐसे ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है, उसे कॉर्निया कहते हैं। सबसे पहले जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया पे होती है। सबसे पहले लाइट एंटर ही यहीं से करती है, तो कॉर्निया से सबसे पहले ये वाला उठा हुआ हिस्सा है, यहीं से लाइट सबसे पहले अपनी आंखों में जाती है, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपसे पूछेगा कहाँ होती है, तो आप बोलोगे थ्रू कॉर्निया। तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट सरफेस, सबसे ऊपर की ट्रांसपेरेंट सरफेस जो बाहर निकली होती है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। यहीं से सबसे पहले लाइट जाती है। जब लाइट जाती है तो इस स्पेस में जाती है, जो खाली जगह आपको इतनी सी दिख रही है, ये गोल सी होती है बीच में, सबसे अंदर जो गोल सा पोस्ट रीजन होता है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये वाला जो ये इतना स्पेस होता है, इसे कहते हैं प्यूपिल। दिस स्पेस इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल के किनारे किनारे जो आप ये डार्क, ये मस्कुलर मसल्स का बना हुआ है फाइबर जैसा, इसे बोलते हैं आइरिस। ये आइरिस होता है। आइरिस का साइज, आइरिस जो है ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस खुल सकता है, बंद हो सकता है। आइरिस की एबिलिटी है कि वो खुल जाता है फिर बंद हो जाता है। तो आइरिस आपके प्यूपिल का साइज रेगुलेट करता है। फिर प्यूपिल का काम क्या है, आइरिस का काम क्या है? जब ज्यादा रोशनी होती है, जब ज्यादा लाइट होती है, तो आइरिस बंद हो जाता है, थोड़ी सी जगह खुली रहती है आइरिस में, माने प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। प्यूपिल का साइज कम और ज्यादा हो सकता है, ये जो जगह देख रहे हो आप, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कम कब होगा? जब ज्यादा आप धूप वगैरह में जाओगे, बहुत ज्यादा लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है, तो आइरिस बंद होने लग जाता है। जितनी ज्यादा लाइट आंखों में जाएगी उतनी हार्मफुल, क्योंकि लाइट से आपके ह्यूमन आई में, लेंस में, रेटिना में, इन सब में फर्क पड़ता है। तो ज्यादा लाइट भी एंटर करना, जैसे बोलते हैं ज्यादा टीवी नहीं देखना, ज्यादा स्क्रीन पे नहीं जाना, तो वो लाइट एंटर करती है। तो लाइट एंटर करेगी यहां से, प्यूपिल से। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करेगा? आइरिस। जब ज्यादा लाइट होगी तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, यानी आइरिस बंद होने लग जाएगा, है? और जब कम रोशनी होगी, जैसे आप धूप से अचानक से कमरे में आए, तो आपको दिखाई देना कम हो गया, कम हो गया, उस केस में उस पॉइंट पे आपका जो आइरिस है वो बंद हुआ होता है, थोड़ा सा प्यूपिल का साइज होता है, बहुत छोटा सा। फिर थोड़ी देर बाद जब कम रोशनी में आप थोड़ी देर रहते हो, फिर आपको दिखने लग जाता है ना, उतनी देर में आइरिस खुल जाता है। उतनी देर में आइरिस खुल जाएगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होगा तो कम रोशनी वाली, जो कम डिम लाइट होगी, उसमें भी आपको धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब आप धूप में गए थे तो आपका प्यूपिल का साइज छोटा था,
आइरिस बंद हो गई थी ताकि कम लाइट आंखों में जाए, और जैसे ही आप अंधेरे में आए आपको उस टाइम पे फिर दिखना कम हो गया अचानक से, क्योंकि प्यूपिल का साइज बहुत छोटा है। फिर धीरे धीरे आइरिस खुलेगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, फिर आपको धीरे धीरे अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है। ठीक है, तो ये आइरिस कंट्रोल करती है कि कितना लाइट जाए आंखों के अंदर, वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है, तो उस हिसाब से लाइट एंटर करेगा। अगर आइरिस बंद हो जाएगी तो लाइट कुछ भी नहीं जा पाएगी आंखों में। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट एंटर कहाँ से करी? कॉर्निया से। कॉर्निया के बाद गैप में गई, गैप को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। आइरिस के बाद आपको ये लेंस दिख रहा होगा, ये लेंस है, इसे हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं या आई लेंस भी बोलते हैं। ये आई लेंस है, ये आंख का कॉन्वेक्स लेंस समझ लो। ये आंख का कॉन्वेक्स लेंस है जो फाइबर से मिलके बना होता है, मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जो ग्लास का नहीं बना होता, फाइबरस मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। ये है आंख का लेंस। इसको पकड़ के रखते हैं ये सिलरी मसल्स कहते हैं इन्हें। ये जो आप किनारे किनारे फाइबर जैसा मटेरियल देख रहे हो, इसे कहते हैं सिलरी मसल। सिलरी मसल्स का काम होता है ह्यूमन आई के लेंस को होल्ड करके रखना, और उसको डिफरेंट एडजस्टमेंट, यानी उसको डिफरेंट एडजस्टमेंट देता है। मतलब जो सिलरी मसल्स आप देख रहे हो, ये भी स्ट्रेच और रिलैक्स हो सकते हैं। सिलरी मसल रिलैक्स हो जाते हैं, और चाहे तो लेंस को खींच भी सकते हैं, स्ट्रेच भी हो सकते हैं। तो माने लेंस को ये छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। रिलैक्स हो जाएंगे तो लेंस थोड़ा सा आराम से हो जाएगा, खींच देंगे तो लेंस थोड़ा पतला हो जाएगा। तो सिलरी मसल इस लेंस को एडजस्ट करते हैं, उनके फोकस को एडजस्ट करने में मदद करते हैं। तो हाँ, ये अपने आप होता है डिपेंडिंग अपॉन कैसी सिचुएशन है। ये सारा कुछ हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। तो ये सब कुछ अपने आप होता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये ब्रेन के कंट्रोल में है। ये इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं इसे। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, अपने आप करता है ये जब जरूरत होती है। कब जरूरत होती है वो मैं भी बताता हूँ। तो पहले ये देखिए, ये है क्रिस्टलाइन लेंस। तो जब कोई रे जाएगी, जैसे यहाँ पे पेन रखा हुआ है हमारी आंख के सामने, तो पेन से लाइट टकरा के और ये प्यूपिल से होती हुई लेंस पे पड़ेगी, है ना। फिर लेंस क्या करेगा? लेंस इस पेन को दिखाएगा कि भैया ये पेन कहाँ कैसा दिख रहा है। वो दिखेगा आंख के पर्दे पे, आंख के जो स्क्रीन होती है, आंख की स्क्रीन होती है सबसे पीछे वाले हिस्से में, इसे रेटिना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेटिना। आंख का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, यानी 2.3 सेंटीमीटर पीछे, अराउंड 2.2 सेंटीमीटर पीछे, तो यहाँ आंख का पर्दा है, ये हमारी स्क्रीन है। हमारे आंख की स्क्रीन पीछे होती है, उसे क्या कहते हैं? रेटिना। तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि फिर ये सिलरी मसल्स क्या करते हैं? एक तो लेंस को उसने होल्ड करके रखा हुआ है, और फिर ये रिलैक्स और स्ट्रेच क्यों होते हैं? मैं ये डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा, मैं भी आपको समझा देता हूँ। इसको कहते हैं बच्चे, डेफिनेशन का नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? जैसे नॉर्मली, जैसे ये कैमरा है, फोन का कैमरा है, या नॉर्मल जो बड़े बड़े कैमरे भी होते हैं, जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो पहले उसे फोकस करते हैं ना वो लोग। उनके पास एक बड़े बड़े लेंस होते हैं, उससे वो लोग फोकस करते हैं। तो दूर के ऑब्जेक्ट को पहले धुंधला दिखता है, फिर थोड़ी देर में क्लियर हो जाता है। इससे भी कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट दूर का दिखाना तो ऐसे रखोगे तो थोड़ा टाइम लगाएगा ना। कितना भी महंगा कैमरा हो, उसको फोकस करने में टाइम लगता है। पहले धुंधला दिखाएगा, थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। चाहे 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितने में भी करे, उसको फोकस करना पड़ता है पहले। कि अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी इमेज पहले ब्लर आती है, थोड़ी सी ब्लर होती है। अचानक ही मैं लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट ले गया, पहले थोड़ा ब्लर दिखेगा, फिर साफ से लग जाएगा, है ना। लेकिन हमारी आंखों में ऐसा नहीं होता, चाहे दूर की चीज हो चाहे पास की चीज हो, साफ दिखाता है। इसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है कि जनरली आपको याद होगा जब हमने कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम बनाए थे, तो हमने 6 डायग्राम बनाए थे। आपको याद होगा जब हम ऑब्जेक्ट दूर रखते थे तो इमेज पास बनती थी, फिर जब हम ऑब्जेक्ट पास लेके जाते थे तो इमेज दूर होती जाती थी। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट पास लेके जाते थे, इमेज उधर से दूर नहीं होती जाती थी। तो ये भी एक लेंस है। अगर मान लो आपसे सवाल पूछे कि भैया ये है पेन, मैंने पेन रखा यहाँ 40 सेंटीमीटर दूर, इसकी इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना पे। अब अगर मैं और पास लेके जाऊंगा तो एज पर दिस, ये भी लेंस है, इमेज पीछे बननी चाहिए ना, रेटिना के पीछे बननी चाहिए।
लेकिन इमेज हर बार रेटिना पे ही बनती है, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, तो कितना भी पास लेके जाओ, इमेज कहाँ बनती है? हमेशा रेटिना पे। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से इमेज के डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि जब ऑब्जेक्ट बदलो तो इमेज भी बदल जानी चाहिए। तो दिस एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फॉर्म इमेज ऑन द रेटिना फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो ये होता कैसे है? ये होता है सिलरी मसल की मदद से, कि जब आप ऑब्जेक्ट को दूर रखते हो, जब आप ऑब्जेक्ट को दूर रखते हो तो ये क्या करता है? सिलरी मसल आपने दूर रखा तो इमेज कहाँ बनानी है? रेटिना पे बतानी है, तो ये रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्स हो गया, जैसे लेंस देखो, अगर मैं लेंस को रिलैक्स कर दूं, मतलब आराम से ऐसा कर दूं, तो उससे क्या होगा? जब लाइट आएगी तो उसको फोकस कर देगा, ये फोकस कर देगा, मान लो यहाँ पे उसने फोकस करा, ठीक है। और अगर मैं लेंस को पतला कर दूं, लेंस को पतला कर दूं, तो जब लाइट आएगी तो उसका फोकस दूर नहीं हो जाता? जब जितना लेंस खींचेगा उतना उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो जब आप पास रखते हो ना, तो ये क्या करता है? इसको खींच देता है, लेंस को खींच देता है। क्यों? ताकि फोकल लेंथ बढ़ जाए, बढ़ के वहीं ले जाए रेटिना पे ही। वरना अगर पास रखा तो फिर वो पास ही फोकस कर देगा, यहीं फोकस कर देगा, रेटिना पे तो बनेगी नहीं इमेज। तो ये क्या करता है सिलरी मसल? जब आप पास रखते हो तो लेंस को खींच देगा, ताकि उसका फोकल लेंथ बढ़ के उतना हो जाए कि रेटिना पे चला जाए। ये सब इनबिल्ट है, ये अपने आप ही होता है। और अगर आप दूर ले जाओ ऑब्जेक्ट को तो वो रिलैक्स कर देगा, ताकि उसका फोकस वहीं बन जाए। तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि ये रेटिना कितनी दूर है, उसके हिसाब से ये उसको एडजस्ट करता है। किसको? लेंस को। कौन? सिलरी मसल। सिलरी मसल लेंस को खींचता है, रिलैक्स करता है। खींचता कब है? जब आप पास रखते हो। जितना पास से पड़ता है उतना नुकसान करता है आंखों को। जितनी पास से, बोलते हैं ना पास से टीवी मत देखो, पास से मत पढ़ो, तो उतने ही आंखों को ये नुकसान करता है, उतना ही आपका लेंस खिंचा हुआ रहता है। लेंस को ये खींचता है सिलरी मसल, स्ट्रेच करता है, ताकि इमेज कहाँ बने? रेटिना पे। और जितना दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट उतना रिलैक्स रहता है वो। कौन? लेंस। लेंस रिलैक्स रहता है, यानी सिलरी मसल उसे छोड़ देती है, फोकल लेंथ नॉर्मल हो जाता है और फोकस कर देता है इधर ही। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखो, इमेज वो फोकस कर लेता है सही जगह। कहाँ इमेज बनाता है? रेटिना पे। तो ये कौन करता है? सिलरी मसल। लेंस को खींचता है, रिलैक्स करता है, ताकि फोकस वहीं हो रेटिना पे। ठीक है। तो सबसे पहले लाइट कहाँ से एंटर करी थी? कॉर्निया से। कॉर्निया के बाद कहाँ गई थी? प्यूपिल पे। प्यूपिल के साइज को कौन रेगुलेट करता है? आइरिस। फिर लाइट गई लेंस पे पड़ी, लेंस ने इमेज कहाँ बनाया? रेटिना पे। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, फिर दो तरह के लिक्विड होते हैं। एक लिक्विड यहाँ होता है लेंस में, इधर, इधर एक लिक्विड होता है, इसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। कहाँ कहाँ पे ये लिक्विड होता है देख रहे हो आप लोग? कॉर्निया और आइरिस और लेंस से भी टच करता है थोड़ा, तो इनके बीच में एक लिक्विड होता है इधर, इसको कहते हैं, इस लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ये क्या करता है? आपको पता है हमारे किसी भी ऑर्गन पर खाना कौन पहुंचाता है? हमारे ऑर्गन को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, ताकि वो ऑर्गन भी चलता रहे, काम करता रहे। जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, इनको भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इनके सेल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। तो इनको खाना पहुंचाता कौन है? ब्लड। इनको खाना कौन पहुंचाता है? ब्लड। ब्लड लेके जाता है फूड को हर सेल्स तक, सेल्स उसमें से फूड ले लेते हैं, उसे बर्न करते हैं और एनर्जी मिलती है उनको, माइटोकॉन्ड्रिया में से सेव करके रख लेते हैं वो। फिर एनर्जी उस ऑर्गन को देते रहते ही वो काम करता रहता है। तो ये कॉर्निया वगैरह को भी तो एनर्जी चाहिए। और और इनके लिए नेगेटिव बात क्या है कि कॉर्निया के पास ब्लड ही नहीं पहुंचता। ये जो कॉर्निया आप देख रहे हो या लेंस आप देख रहे हो, इनके पास ब्लड नहीं पहुंचता, तो इनको एनर्जी नहीं मिलती। तो इनको एनर्जी देता है ये फ्लूइड। ये जो एक्वस ह्यूमर आप देख रहे हो, ये इनको एनर्जी देता है, ये इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि ये आराम से फंक्शन कर सके। और आप जब आप अपनी आंखों को खोलते हो और बंद करते हो, उस केस में लिक्विड है ना आंखों में, वो लिक्विड यही प्रोवाइड करता है, ताकि आपके खुलने और बंद होने में, है ना, वो ये सपोर्ट करता है। यानी कि आंख को हमेशा फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, सूखने नहीं देता आंख को।
ठीक है, तो इसका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना कॉर्निया और लेंस को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ भी एक लिक्विड होता है, दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक लिक्विड यहाँ होता है, उस लिक्विड का क्या नाम है, एक्वस ह्यूमर, फिर एक लिक्विड इधर भी होता है, इधर आई लेंस और रेटिना के बीच में, आई लेंस और ये ज्यादा होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है लिक्विड, ये वाला जो लिक्विड होता है इसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर के दो फंक्शन है, विट्रस ह्यूमर लिक्विड है, इसका पहला मेन फंक्शन है कि आई बॉल को, अब आई बॉल तो अंदर से खाली है, देख रहे हो कुछ नहीं अंदर, अगर तुम खाली बॉल ऐसे ही रख दो और हल्की बॉल हो, प्रेशर वैशर पड़ेगा, बॉल पिचक जाएगी, हमारी आंख नहीं पिचकती। तो आई बॉल की शेप को ये बना के रखता है, अगर उसमें पानी भरा रहेगा, लिक्विड भरा रहेगा तो बॉल जैसी बनी रहेगी ना, तो ये वही करता है, ये उसको शेप देता है कि भैया उतनी स्फेयर ही बनी रहे। तो इसका काम है विट्रस ह्यूमर का आई बॉल को शेप देना। और अगर कोई चोट वोट लगती है आंख पे तो ये शॉक से बचाता है, कोई शॉक लगा ऊपर से किसी ने मार दिया कुछ कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि बीच में अगर लिक्विड रहेगा तो लिक्विड पे ही प्रेशर रह जाएगा ना, पीछे तक नहीं जा पाएगा ना रेटिना वेटिना पे, रेटिना खराब नहीं होगा, रेटिना खराब तो आंख का पर्दा खराब, आंख का पर्दा खराब स्क्रीन खराब, देखेगा ही नहीं कुछ। तो अगर कोई मैकेनिकल शॉक लगता है तो उस केस में भी ये लिक्विड उसे बचाता है, शॉक से बचाता है, ये लिक्विड भी बचाएगा लेंस वगैरह को, जो भी लगेगा कॉर्निया वगैरह पे लगेगा ऊपर, कॉर्निया नहीं बच सकता अगर सबसे पहले लगा तो, है ना। एक बच्चे की लग गई थी स्कूल में, उसने वो मार दिया, तो किसी ने चौक मार दी, उसकी आंख में लग गई यहाँ, तो ये कॉर्निया का इसका ऑपरेशन हुआ, ये चेंज हुआ उसका, ये पूरा पोर्शन उसको दिखाई नहीं दे रहा था, कॉर्निया डैमेज हो गया, तो लाइट ही नहीं एंटर करेगी, तो ये इसका इसका ऑपरेशन हुआ उसका, ये इतना पोर्शन सरफेस ये लग जाता है बाहर से। अच्छा, तो फिर सब अब देख लो, यहाँ पे समझ में आ गया सब क्या क्या हुआ। सबसे पहले क्या था, कॉर्निया, कॉर्निया क्या थी, आउटर बल्जी सरफेस जहां से लाइट आंखों में एंटर करती है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे होती है। फिर क्या आया, आइरिस, आइरिस एक मस्कुलर डायफ्राम है, जो बीच में जो गैप है उसको प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है। सबसे पहले लाइट कॉर्निया से एंटर होते हुए प्यूपिल के थ्रू जाती है, लेंस पे जाती है, लेंस का काम है ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना रेटिना पर, रेटिना एक आंख का पर्दा है जहां पे इमेज बनती है। अच्छा, रेटिना के अंदर दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, रेटिना यानी आंख का जो पर्दा है उसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स, उसका नाम है रोड्स, और कलर सेंसिटिव सेल्स, उसका नाम है कोन। ये दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं जब लाइट, अच्छा रोड्स का काम है जब कम रोशनी रहेगी तभी भी आपको दिखाना, कम लाइट में भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जिनकी आंखों में रोड्स की कमी होती है उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जिससे शाम के टाइम पे दिखना बंद हो जाता है उनको, जैसे 6-7 बजे जब हल्का धुंधला होने लगता है तो उसमें उनको दिखता ही नहीं, क्योंकि उनके पास रोड्स की कमी है। तो जब रोड्स की कमी होती है तो ये लाइट को नहीं देख पाते, मतलब कम रोशनी में नहीं देख पाते। और कौन से होते हैं, कलर सेंसिटिव सेल्स, ये भी रेटिना के अंदर ही पाए जाते हैं, जो अलग अलग कलर को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। जिनके पास कोन्स की कमी होती है उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, रोड्स की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, कोन की कमी से कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होता है जैसे लाल कलर और ग्रीन कलर में फर्क ना कर पाना, कुछ कुछ कलर होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो लोग अलग अलग कलर को पहचान नहीं पाते हैं, हल्के हल्के कलर जो होते हैं, डार्क कलर को पहचान लेंगे, हल्के कलर को नहीं पहचान पाते, जिनमें कोन्स की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये जब हम जैसे मैं ये पेन को देख रहा हूँ, तो ये पेन की इमेज, अब मैं आंख बंद करूंगा तो भी मुझे पेन उसी शेप में वैसा ही पता चलेगा, भाई पेन इस तरह से होता है ना। कभी आपने किसी को देखा हो, बहुत दिन बाद देखा हो, तो आप उसे पहचान लेते हो, क्योंकि उसकी इमेज आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है। ब्रेन में कौन लेके जाता है, यहाँ पे एक नर्व होती है, इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ब्रेन में इमेज को लेके जाता है और इमेज आपके ब्रेन में जाके स्टोर रहती है। बाद में अगर आप कभी इमेजिन करोगे तो आप सोचोगे भैया उसके बारे में इस तरह से था, आप ये पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ह्यूमन आई की इमेज बन गई है। अब आप एग्जाम में इसको इमेजिन करके भी लिख सकते हो अगर एक बार रिवाइज कर लो तो, है ना, वो चीज आपके ब्रेन में स्टोर हो गई है इंफॉर्मेशन।
कि भैया ह्यूमन आई इस तरह से दिखती है, ये इसका शेप है और ये इसके पार्ट्स हैं और ये इन सबके फंक्शन है। बात समझ में आ गई? तो ये है ह्यूमन आई, इसके हमने 8 पार्ट लिखे हैं, सबके अलग अलग फंक्शन आपने लिखे हैं। अब आप ये डायग्राम बना लो, पॉज कर दे बेटा।